नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जीव जंतुओं का वितरण एवं उनका महत्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फौना एंड देयर इम्पोर्टेंस। ये आपके सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। जीव जगत प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं, जिनका उद्भव किसी समय एवं स्थान से संबंधित होता है। पृथ्वी का समस्त प्राणी जात पादप जगत के साथ जटिल लेकिन संतुलित संबंध बनाए रखते हैं। सभी जीव प्रकृति में जैव भू रसायन चक्रों के माध्यम से आवश्यक तत्वों का आदान प्रदान कर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो प्रकृति के सभी जो जीव जंतु हैं वे जीव जगत का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी पर जीवों की संख्या 5 से 80 मिलियन के मध्य है, परंतु वास्तविक संख्या 30 मिलियन के लगभग है। अब तक 1.6 मिलियन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, जिसमें लगभग 9,50,000 प्रजातियां जो है वो सूक्ष्म कीटों की है और लगभग 45,000 जो प्रजातियां वो रीढ़ वाले जानवरों की हैं। तो पृथ्वी पर जैव विविधता है वो काफ़ी अधिक है, लेकिन अभी तक इन प्रजातियों को सूचीबद्ध पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। मात्र 1.6 मिलियन प्रजातियां हैं वो ही सूचीबद्ध हो पाई हैं। भारत में जंतुओं की लगभग 86,876 प्रजातियां हैं, जो विश्व का 6.5% का प्रतिनिधित्व करती है। अगला, जंतु जगत का वर्गीकरण। प्रकृति में विभिन्न परिवेशों के जंतुओं में विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसका मूल कारण वहाँ का स्थानीय पर्यावरण यानी पर्यावरण के अनुसार वहाँ के जो जीव है वो विकसित होते हैं। पर्यावरण में भिन्नता की वजह से जीवों में भी विविधताएं पाई जाती है। इस भिन्नता से एक साथ अध्ययन नहीं कर पाने के कारण इनके वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई और वर्गीकरण की रूपरेखा तैयार की गई। जीवमंडल में पाए जाने वाले जंतु समुदाय को आहार ऊर्जा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। जीवमंडल में जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो किस प्रकार से आहार ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी प्रक्रिया के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वपोषी संगठक और परपोषी संगठक। स्वपोषी संगठक जो है उसमें प्राथमिक उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है। ये स्वपोषी होते हैं जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। अगले, परपोषी संगठक यानी कि वो जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये परपोषी संगठक कहलाते हैं। और ये जो संगठक है वो प्राथमिक उत्पादकों यानी कि पेड़ पौधों पर आहार ऊर्जा के लिए निर्भर करते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है जंतु जो है उनको हम परपोषी संगठन कह सकते हैं। अगला वर्गीकरण जो है वो है पदानुक्रमिक वर्गीकरण, पदानुक्रम के अनुसार वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में वर्गीकरण की इकाई जो है वो जाति है, यानी सबसे छोटी इकाई जाति है। और जाति किसे कहा जाता है? समान गुणों वाले जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनके समूह को जाति के नाम से जाना जाता है। और सामान्य रूप जो लक्षणों वाली 2 या 2 से अधिक जो जातियां हैं मिलकर वंश का निर्माण करती है। और समान लक्षणों वाले वंश जो है वो मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में जो समान जो लक्षणों वाले जो कुल है वो गणों का निर्माण करते हैं। गणों से वर्गों का निर्माण होता है और उसके बाद विभिन्न जो वर्ग है वो मिलकर संघों का निर्माण करते हैं। और इन सभी संघों से मिलकर जंतु जगत की जो रचना है, जो निर्माण हुआ है। संपूर्ण प्राणी जगत को निम्नलिखित 11 संघों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है एकोशिकीय सूक्ष्म जीव, सेकंड पोरिफर्स, थर्ड बिना उदर वाले जीव, फोर्थ टिनोफर्स, फिफ्थ चपटे कृमि, सिक्स्थ एस्के हेलमिंथीज, सेवंथ छल्लेदार कीड़े, एट्थ है संधिपाद जंतु, नाइन्थ मोलस्का जीव, 10th शल्यचर्म जीव और 11th जो है वो कॉर्डेटा या रीढ़धारी जीव, जिनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है।
प्राणियों के विश्व वितरण नियंत्रण कारक पृथ्वी के विस्तृत रूप से फैले होने के कारण अनेक प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती है, जिस कारण संपूर्ण पृथ्वी पर एक प्रकार के जीव जंतु नहीं मिलते। यानी पृथ्वी पर विविधताएं भौगोलिक दृष्टि से जो है बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जलवायु का हो, चाहे मृदा का हो, चाहे उच्चावच का हो। तो इन विभिन्नताओं के कारण जो वहाँ जो जंतु जगत है उनमें विभिन्नता पाई जाती है। एक जैसे जंतु एक हर जगह नहीं पाए जाते, अलग अलग जगह अलग अलग जंतु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों की विश्व वितरण को कुछ कारक है जो उनको नियंत्रित करते हैं, जैसे जलवायु है। तो जलवायु के अनुसार जो है जानवरों का वितरण पाया जाता है। ठंडी जलवायु वाले प्रदेश में फर वाले जानवर मिलते हैं, गर्म जलवायु प्रदेश में अलग प्रकार के जानवर मिलते हैं। तो जलवायु एक प्रमुख नियंत्रित कारक होता है। स्थलीय बाधाएं हैं, जैसे पर्वत है, उच्चावच है या मैदानी भाग है। तो यहाँ पे अलग अलग जो उच्चावचीय जो प्रदेश होते हैं, धरातल अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है। समुद्री बाधाएं हैं, कोई भी जो दो भाग हैं उनके मध्य समुद्र अगर पाया जाता है, सागरीय भाग है, तो उन दोनों भागों के जीव जंतु उनमें विविधताएं पाई जाएगी। वनस्पति, क्योंकि जीवों का जो निवास क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र होता है, विशेषकर वन्य जीवों का। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कोणधारी वन पाए जा रहे हैं, क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, या मृस्थलीय वनस्पति है, तो उसी वनस्पति के अनुसार जीवों का भी विकास वहाँ पे होता है। विश्व के प्राणी भौगोलिक प्रदेश पृथ्वी पर विभिन्न भौगोलिक बाधाओं के कारण सर्वत्र समान प्रकृति के प्राणी नहीं मिलते। जैसा कि हमने बात की, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। विश्व को व्यवस्थित रूप से प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य जो अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा किया गया था। इन्होंने ये किया जो है वो दिया था, जो प्राणी भौगोलिक प्रदेश जो दिए वो दिए थे 1876 में दिए इन्होंने। अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये उनकी बुक थी, जिसमें उन्होंने संपूर्ण विश्व को 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो? पूरा आर्कटिक प्रदेश, नूतन आर्कटिक प्रदेश, नवायन वर्तीय प्रदेश, इथियोपियन प्रदेश, प्राच्य प्रदेश और ऑस्ट्रेलियन प्रदेश। ये 6 प्रदेश हैं जो उन्होंने अपनी बुक द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स में दिए हैं। अब इनका डिटेल से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है पूरा आर्कटिक प्रदेश, पैलियो आर्कटिक रीजन। इसका विस्तार यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य एवं उत्तरी एशिया तक है। ये सबसे बड़ा प्रदेश, यानी जंतु जगत की दृष्टि से ये सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन, कनारी द्वीप, भूमध्य सागरीय द्वीप, साइबेरिया, मंचूरिया तथा उत्तरी चीन के भाग आते हैं। इस प्रदेश में 28 रीढ़ वाले जंतु पाए जाते हैं, जिनमें रूसी बिज्जू, यूरेशिया का डॉर्मिस आदि मिलते हैं। यहाँ सरीसृपों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। और वनस्पति की उपलब्धता के आधार पर फिर से इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, शीतोष्ण घास के मैदान, पतझड़ वन प्रदेश और मरु प्रदेश। इनमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला नूतन आर्कटिक प्रदेश, न्यू आर्कटिक रीजन। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा ग्रीनलैंड में है। इस प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा मरुभूमि का भी विस्तार मिलता है। जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे टुंड्रा एवं बोरील वनस्पति मिलती है। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भागों के जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। कई जंतु जो है वो यहाँ के मूल निवासी है, कुछ यहाँ बाहर से आए हैं। इस प्रदेश में संपूर्ण रीढ़ वाले 122 परिवार हैं, जिनमें 12 परिवार जो है वो अद्वितीय हैं। स्तनपायी प्राणियों के 100 वंश हैं, जिनमें 24 वंश जो है वो अद्वितीय है। इसी प्रकार पक्षियों के 169 वंश है। तीसरा प्रदेश है इथोपियन प्रदेश।
इस प्रदेश के अंतर्गत सहारा के दक्षिण में स्थित समस्त अफ्रीका महाद्वीप तथा अरब प्रायद्वीप आते हैं। इसके अलावा मेडागास्कर द्वीप भी इस प्रदेश में शामिल किया जाता है, यानी कि ये जो रीजन है वो अफ्रीका महाद्वीप को कवर करता है। यहाँ की जलवायु मूलतः उष्णकटिबंधीय है तथा यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ जो है यहाँ पे बहती हैं, तो भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधताएं लिए हुए हैं। इसके विपरीत कालाहारी जैसे मृस्थलीय भाग भी जो है इसमें पाए जाते हैं। इन सभी भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप यहाँ विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस प्रदेश में रीढ़धारी जंतुओं के 174 परिवार, स्तनपायी जंतुओं के 140 वंश तथा पक्षियों के 294 वंश हैं। अफ्रीका के सवाना घास मैदान में हजारों किस्म के शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। अगला प्रदेश प्राच्य प्रदेश ओरिएंटल रीजन। इस प्रदेश में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन का दक्षिणी भाग, बोर्नियो तथा फिलीपींस द्वीप सहित मलाया द्वीप समूह के भाग शामिल हैं। स्लेटर ने इसे भारतीय क्षेत्र का नाम दिया है। समस्त क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। थार मरुस्थल तथा अन्य अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। इसकी सीमा निश्चित करना मुश्किल है क्योंकि प्राच्य प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के मध्य विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। जैसे हम देखें हिमालय पर्वत है, तिब्बत का पठार है, तो वो इस प्रदेश तथा पूरा आर्कटिक प्रदेश के मध्य संक्रामित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रीढ़ युक्त प्राणियों के 164 परिवार, स्तनपायी प्राणियों के 118 वंश तथा पक्षियों के 140 वंश पाए जाते हैं। अगला प्रदेश ऑस्ट्रेलियन प्रदेश। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, तस्मानिया, इंडोनेशिया के सुदूर पूर्व द्वीप शामिल हैं। इस क्षेत्र का अन्य किसी क्षेत्र के साथ स्थलीय संबंध नहीं है और इसका अपना ही विशिष्ट जंतु जगत है। तो ये क्षेत्र ऐसा है जिसका अन्य किसी भी महाद्वीप से स्थलीय संबंध नहीं है। इसके चारों तरफ क्या है, महासागर है, तो इस वजह से इनका जो जंतु जगत है उसकी अपनी ही विशिष्टताएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में उष्ण एवं पोषण कटिबंधीय जलवायु है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विशाल मरुस्थल है। इस महाद्वीप का लगभग 3/4 भाग मरुभूमि के रूप में है। वन आवरण केवल तटीय भागों तक सीमित है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश जो भाग है वो किस रूप में है, डेजर्ट के रूप में है और वन केवल तटीय भागों में पाए जाते हैं। जो न्यू गिनी है, न्यू गिनी में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। इस प्रदेश में रीढ़ युक्त जंतुओं के 141 परिवार, स्तनपायी जंतुओं के 72 वंश, स्तनपायी जंतुओं के 298 वंश पाए जाते हैं। अगला नवायनवर्तीय प्रदेश नियोट्रॉपिकल रीजन। इस प्रदेश में समस्त दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका की भूखंडी आदि शामिल है। यानी ये जो प्रदेश है वो दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के जो जीव जगत है उसको कवर करता है। यह क्षेत्र नूतन आर्कटिक प्रदेश के साथ मध्य अमेरिका की भूसंधि से जुड़ा हुआ है, परंतु इसके अन्य सभी किनारों पर समुद्री भाग है। चारों तरफ क्या है, अंध महासागर, प्रशांत महासागर है दोनों तरफ। इसके पर्वतीय एवं तटीय इलाकों तथा सुदूर दक्षिण छोर को छोड़कर सभी भागों में जो जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अमेजन बेसिन कोलंबिया में घनी वर्षा वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का जो पश्चिमी भाग है वो मरुभूमि के रूप में है, डेजर्ट है वहाँ पे। इस प्रदेश में रीढ़ युक्त जंतुओं के 168 परिवार, स्तनधारी जंतुओं के 130 वंश तथा पक्षियों के 683 वंश पाए जाते हैं। इस स्लाइड में आपको जो मुख्य प्राणी भौगोलिक प्रदेश जिनके बारे में हमने भी बात की उनको मैप के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें जो उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है न्यू आर्कटिक और दक्षिण अमेरिका वाला न्यू ट्रॉपिकल नवायनवर्तीय। इसके अलावा सहारा के दक्षिण में इथोपियन प्रदेश, ओरिएंटल प्रदेश जिसमें
यानी प्राच्य प्रदेश जिसमें भारत है, दक्षिणी एशिया के देश आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्रदेश जिसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पैलियो आर्कटिक यानी कि जो पूरा आर्कटिक है जिसमें साइबेरिया है, चीन है, ये सभी देशों को दिखाया गया है। तो ये जो है इन प्राणी भौगोलिक प्रदेशों को मानचित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगला, जंतु जगत का महत्व है। हमारे लिए जंतु जगत किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जंतु चाहे छोटे हैं चाहे वो बड़े हों, उन सब का अपना महत्व है, सबकी अपनी जगह है। यदि उनमें से जैसे खाद्य श्रृंखला की यदि बात करें तो खाद्य श्रृंखला सभी जीव जंतु अपनी जगह महत्व रखते हैं। यदि उनमें से एक को भी हटा दिया जाएगा तो जो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। मानव को भोजन प्रदान करना, तो जीवों के द्वारा मानव को भोजन भी प्राप्त होता है। जैसे मत्स्य है तो उनके द्वारा भोजन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो पालतू जीव है वो भी मनुष्य को भोजन प्रदान करते हैं। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण जो है उसका संतुलन तभी बना रह सकता है जब जो जीव जंतु जो है वो संरक्षित रहे। इसके लिए वन्य जीव अभयारण्यों की जो संरक्षण के लिए जो है इनका निर्माण किया गया है, विभिन्न प्रकार के पार्क का निर्माण किया गया है। अगला, मानव के विभिन्न कार्यों में सहायक, ये जो जीव जंतु जो है विशेषकर जो पालतू जंतु है वो मनुष्य के विभिन्न कार्यों में सहायता भी प्रदान करते हैं। पौधों के विकास में सहायक, कुछ छोटे छोटे जो जीव जो कि मिट्टी में रहते हैं मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य भी करते हैं, जो पौधों के विकास में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज जीव जंतु जगत के बारे में बात की, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से, और जो वेलेस महोदय के द्वारा जो प्राणी भौगोलिक प्रदेश बताए गए हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया, उनको मैप के माध्यम से देखा। धन्यवाद।